आज हम देखेंगे हॉरर फिल्म द स्ट्रेंजर्स। मूवी शुरू होती है और हम माया और उसका बॉयफ्रेंड रयान को देखती हैं जो अपने 2923 दिन पूरे होने की खुशी में वेनिस के एक छोटे पुरानी शैली वाले घर में रोमांटिक समय बिताने का फैसला करते हैं। और फिर दोनों कस्बे के इकलौते रेस्तरां पहुंचे। यहाँ के लोग उन्हें देखकर खास खुश नहीं लगे। फिर दोनों ने जल्दी जल्दी खाना खाया, लेकिन जब बाहर आए तो देखा कि कार स्टार्ट ही नहीं हो रही। मजबूरी में वे स्थानीय मैकेनिक के पास गए, लेकिन कार ठीक होने में बहुत वक्त लगने वाला था। और जब उन्होंने बताया कि उन्होंने जंगल वाले छोटे घर की बुकिंग की है तो वेट्रेस शैरन ने कहा कि वह उन्हें वहां तक छोड़ देगी। माया ने ज्यादा सोचा नहीं और टैक्सी से जाने का प्रस्ताव मान लिया। थोड़ी देर बाद शैरन उन्हें जंगल वाले प्यारे से घर में पहुंचा देती है। रात को माया ने अपनी बहन को कॉल करके अपनी सुरक्षित पहुंचने की खबर दी, लेकिन उसे पता नहीं था कि इसी समय जंगल में काले कपड़े पहने एक गुड़िया चेहरे वाला शख्स पेड़ के पीछे खड़ा होकर उनके घर को घूर रहा था। रात होते ही दोनों कपड़े उतारकर रोमांस में डूबने ही वाले थे कि अचानक किसी ने दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। यह देख दोनों घबरा गए। रान ने दरवाजा खोला पर बाहर अंधेरा था, सिर्फ एक धुंधली आकृति खड़ी दिखी। उसने बस इतना पूछा, क्या अमतारा यहाँ है? माया चौंक गई और बोली कि वह किसी अमतारा को नहीं जानती। वह औरत कुछ नहीं बोली और अचानक अंधेरे में गायब हो गई। दोनों ने सोचा यह बस किसी स्थानीय बच्चे की शरारत होगी और वे फिर से सोफे पर जाकर अपने पुराने सफर और भविष्य पर बातें करने लगे। ज्यादा उत्साहित होने के कारण रयान की सांसें भारी हो गईं और उसे इन्हेलर चाहिए था, लेकिन माया ने बताया कि वह इन्हेलर कार में ही रह गया है। रयान ने माया को दोष नहीं दिया और खुद ही लेने कार की ओर चला गया। रात गहराती जा रही थी और माया बेचैनी महसूस कर रही थी, इसलिए उसने अपनी बहन को वीडियो कॉल किया। तभी अचानक बाहर से आवाज आई, जिसे सुनकर माया को लगा कि रयान वापस आ गया होगा, इसलिए उसने फोन काट दिया और दरवाजा खोलने गई। लेकिन दरवाजे पर दस्तक ज्यादा तेज और रयान के स्वभाव के विपरीत थी, इसलिए माया सतर्क हो गई। वह दरवाजे के होल से बाहर झांकने लगी। तभी दरवाजे की खिड़की के सामने वही काली परछाई फिर उभर आई। माया घबरा गई और दरवाजा तुरंत बंद कर लिया। उसे पीछे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी, लेकिन मुड़कर देखा तो कुछ नहीं था। उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ तनाव के कारण भ्रम है, मगर उसे यह एहसास नहीं हुआ कि पियानो के ऊपर लगे शीशे में एक मास्क पहना आदमी खड़ा दिखाई दे रहा था। माया किताबें समेटकर बाथरूम जाने लगी, पर उसे पता ही नहीं चला कि खतरा उसके ठीक सामने मौजूद है। मास्क पहना आदमी उसे घूर रहा था, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर कुछ नहीं था। उसकी अंतर्दृष्टि कह रही थी कि कमरे में कोई और भी है। फिर वह अपना बाल सुखाने गई और तभी लाइट कट गई। रात के सन्नाटे में छोटा घर खौफनाक लग रहा था। उसने अपने फोन की फ्लैशलाइट जलाई और चूल्हे में रखे लाइटर को ढूंढने लगी। तभी अंधेरे में कोई आवाज हुई। माया ने हिम्मत जुटाकर लिविंग रूम चेक किया। सब सामान्य था, लेकिन माहौल अजीब था। लाइटर खोजते हुए उसका फोन गिर गया। जब वह उसे उठाने झुकी तभी उसके सामने बच्चे जैसा नकली चेहरा अचानक प्रकट हो गया। माया डरकर भागी और अटारी वाले कमरे में जाकर छुप गई। वह कोने में सिकुड़ी कांप रही थी। बाहर फर्श पर कदमों की आवाज और करीब आती जा रही थी, जैसे कोई हर कमरे की तलाशी ले रहा हो। तभी एक परछाई कमरे में घुसी और दरवाजा खुला, लेकिन यह गलतफहमी थी। आने वाला रयान था। माया ने कांपते हुए उसे सब बताया कि कमरे में कोई और था और वह मास्क पहने हुए था। रयान ने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसे नीचे ले गया। बिजली वापस आई और उसने माया को समझाया कि यह सब उसकी भ्रम है। दीवार पर लगा पेंटिंग ही उसे मास्क जैसा दिख रहा था। माया ने राहत की सांस ली और सोचा कि शायद वाकई यह भ्रम था। तभी फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई। इस बार रयान गुस्से में था और दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। दूर एक काला साया खड़ा था। रयान ने उसकी तरफ बढ़कर सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन वह परछाई पीछे जंगल में भाग गया। रयान ने उसे भगाया और सोचा यह सिर्फ कोई बच्चा होगा। दोनों वापस आए और रयान ने बेकरी से लाया हुआ बर्गर और दवा खाने लगा। तभी मेज पर उसके खाने पर एक लाल तरल गिरा, जो टमाटर सॉस से भी ज्यादा लाल था। दोनों ऊपर की ओर देखने लगे और देखा कि छत से एक कुत्ते की लाश लटक रही थी। अब दोनों पूरी तरह समझ गए कि यह कोई बच्चा नहीं, न ही कोई भ्रम। वास्तव में घर में कोई था। दोनों धीरे धीरे सतर्कता से आगे बढ़े। तभी सामने से खतरा आ पहुंचा। माया घबराकर बेडरूम में भागी और दरवाजा बंद करके अलमारी से उसे रोक दिया। तभी मास्क वाले और दो लड़कियां घर में घुस आईं। घर अब पूरी तरह उनके कब्जे में था। माया और रयान बेडरूम में अपनी सांसें थामे हुए थे। जैसे ही बाहर सन्नाटा हुआ, रयान दरवाजा खोलकर देखने गया, लेकिन दरवाजा तोड़ दिया गया और हमला हो गया। हमलावरों ने उन्हें तुरंत नहीं मारा। वे जैसे उनका डर बढ़ाने का मजा ले रहे थे। जैसे ही हमलावर गए, माया और रयान छिपते छिपाते भागने लगे। वे मोटरसाइकिल तक पहुंचे, लेकिन जैसे ही उन्होंने बाइक स्टार्ट की, एक धमाका हुआ और बाइक फट गई। दोनों जमीन पर गिर पड़े और उनका आखिरी बचाव का रास्ता भी खत्म हो गया। स्थिति अब और भी भयानक होने वाली थी। माया और रान के लिए बाहर निकलना इतना आसान नहीं था। मोटरसाइकिल धमाके से आग में बदल गई और एक धमाके की लहर ने दोनों को जमीन पर गिरा दिया और उनका आखिरी बचने का जरिया भी खत्म हो गया। साफ था कि नकाबपोश आदमी सिर्फ उनके साथ खेल रहा था और उन्हें एक अच्छा अंत देने वाला नहीं था। अचानक वह उनके सामने आकर खड़ा हो गया और कुल्हाड़ी लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। बेबसी की हालत में दोनों
वापस कमरे में भागे और बाथरूम में छिप गए। आदमी ने कैबिनेट में खोजबीन की और आखिरकार एक टी आकार का चाकू मिला जिसे वह हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता था। तभी माया को याद आया कि यह जगह पहले किसी शिकारी की झोपड़ी थी, शायद गोदाम में कोई शिकार वाली बंदूक हो। लेकिन वहां जाने के लिए उन्हें लिविंग रूम से होकर गुजरना होगा और वहीं नकाबपोश आदमी घूम रहा था। माया की नजर एक साइड की वेंटिलेशन पाइप पर पड़ी। दोनों ने उसे खोला और उसके अंदर घुस गए। आदमी अंधेरे में तेजी से आगे बढ़ रहा था। तभी संयोग से माया का हाथ एक कील पर लग गया। अगले ही पल उसकी चीख ने लाल चेहरे वाली लड़की का ध्यान खींच लिया। दोनों डर के मारे हिल भी नहीं पाए, बस एक दूसरे को पकड़कर बैठे रहे और किस्मत पर छोड़ दिया। लेकिन लाल चेहरे वाली लड़की ने ज्यादा सोचा नहीं और वहां से चली गई। रान ने माया के हाथ से कील निकाली, आस्तीन फाड़कर खून को कसकर बांधा और दोनों आखिरकार सुरंग से बाहर निकले। वे गोदाम की तरफ भागने लगे, लेकिन तभी रान पत्थर से ठोकर खाकर गिर पड़ा और उसका इनहेलर नीचे गिर गया। दोनों यह नहीं समझ पाए कि वे गोदाम में दाखिल हो गए हैं, क्योंकि अंदर अंधेरा था और शरीर देखने तक का होश नहीं था। माया ने लाइट जलाई और सामने जो था वह बेहद डरावना था, लेकिन दोनों लड़कियां उनके पीछे खड़ी थीं और उन्हें पता भी न चला। हथियार खोजते हुए घर में सिर्फ लोहे का एक टुकड़ा मिला। रान समझ गया कि इससे उन लोगों का मुकाबला नहीं किया जा सकता, इसलिए उसने माया को नीचे रुकने को कहा और खुद बंदूक खोजने के लिए अटारी में चला गया। लेकिन जैसे ही रान ऊपर गया, नीचे अकेली माया का सामना दो लड़कियों से हो गया। सामने वाली लड़की लंबी थी और पूरा वजन उसके ऊपर झोंक रही थी। माया चीखने लगी, लेकिन सौभाग्य से रान को शॉटगन मिल गई और उसने ऊपर से गोली चलाकर उन्हें भगा दिया। दोनों ने एक दूसरे को संभाला और छोटे से घर को छोड़ने का फैसला किया। वे गोदाम से बाहर निकले और आसपास लगातार नजर रखते हुए आगे बढ़ते रहे। अचानक रान को किसी के कदमों की आहट सुनाई दी और वह हमला करने को तैयार हो गया। उसने गोली चलाई और सामने वाला गिर पड़ा। रान खुशी से चिल्लाने लगा कि उसने उसे पकड़ लिया, लेकिन जब पास जाकर देखा तो वह नकाबपोश नहीं था, वह सिर्फ उनका मकान मालिक था जिसके पास गाड़ी और टूल बॉक्स था। माया ने अनुमान लगाया कि वही उनका असली मकान मालिक था। यह देखकर रान का मन पूरी तरह टूट गया। उसने एक निर्दोष इंसान को मार दिया। उसी गोली ने उनकी जगह भी उजागर कर दी थी। रान घबराकर मकान मालिक की कार में बैठ गया और उसी समय माया को एक फोन मिला, लेकिन जैसे ही वह मदद के लिए कॉल करने लगी, फिर एक हादसा हो गया। दोनों भागना चाहते थे, लेकिन सामने से मास्क पहने आदमी ने कार में टक्कर मार दी। टक्कर से कार स्टार्ट भी नहीं हो पाई। माया किसी तरह खिड़की से निकल गई, लेकिन रान की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। उसके पैर फंस गए थे और वह बाहर नहीं निकल सका। उसने मजबूरी में माया को भागने को कहा और खुद हमलावर से लड़ने में जुट गया। वह अंधेरे में गायब हो गया और रयान कार से निकलने की कोशिश करता रहा। उधर माया जंगल की तरफ भागी और दूर वाबा का डरावना चेहरा उसे ढूंढता हुआ दिखाई दिया। बचने के लिए माया सूखे पत्तों के नीचे छिप गई। सौभाग्य से वाबा का चेहरा उसे नहीं देख सका। माया ने फोन निकालकर पुलिस को कॉल किया, लेकिन उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि पुलिस को कुछ सुनाई नहीं दिया और सिग्नल भी कमजोर होता जा रहा था। माया ने उठकर फोन हवा में उठाया, लेकिन पीछे मुड़ते ही उसे एक सूखा हुआ शव दिखाई दिया। साफ था कि वह पहली शिकार नहीं थी। सौभाग्य से पुलिस उसकी लोकेशन ट्रैक कर चुकी थी और उसे बचाने के लिए टीम भेज दी गई थी। लेकिन माया रान की चिंता में फिर जंगल में उसे ढूंढने निकल गई और आसपास देखने लगी। तभी सामने से कुछ टकराया और माया को नकाबपोश ने बेहोश कर दिया और वापस जंगल के उस छोटे घर में ले आया। उसी समय रान जंगल में माया को पुकार रहा था और उसकी आवाज ने वाबा और लाल लड़की दोनों का ध्यान खींच लिया। लेकिन जैसे ही लाल लड़की पास आई, रान ने घात लगाकर उसे पकड़ लिया। उसने बंदूक उसके सिर पर तान दी और पूछा कि माया कहाँ है, लेकिन लाल लड़की घबराई नहीं, बल्कि घमंड से मुस्कुराई। उसने चाकू जमीन पर फेंका, शरीर घुमाया और पागलों की तरह हंसने लगी। लाल लड़की ने हाथ फैलाए जैसे कह रही हो कि तेरी बंदूक में कोई गोली नहीं है। वह अपने साथियों का इंतजार कर रही थी और रान मौत का। तभी नकाबपोश आदमी आया, रान को बेहोश किया और उसे भी उस छोटे घर में ले गया। अब रान और माया दोनों कुर्सियों से बंधे थे। दोनों रो रहे थे। उन्होंने एक दूसरे से अपने दिल की गहरी बातें और पछतावे कहे, क्योंकि उन्हें डर था कि शायद वे अगली सुबह सूरज नहीं देख पाएंगे। और तभी नकाबपोश आदमी ने अचानक वार किया और रान के पेट में छुरा घोंप दिया। रान जमीन पर गिरा और धीरे धीरे बेहोश होने लगा। फिर उसने माया को भी छुरा मार दिया और जब वह दोनों को हमेशा के लिए खत्म करने वाला था, तभी पुलिस की कारें वहां पहुंची। तीनों हमलावर कार लेकर पुलिस को चकमा देकर भाग निकले और कहानी यहीं खत्म होती है। मिलते हैं आज हम एक क्लासिक हॉरर फिल्म स्ट्रेंजर्स की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अमेरिका में साल 2023 में 1670 से ज्यादा लोगों की हत्या अजनबियों द्वारा की गई थी। हत्यारा आमतौर पर बिना किसी वजह के किसी भी शिकार को चुन लेता है, चाहे उसका उससे पहले कोई संपर्क रहा हो या नहीं। जैसे ही किसी पर नजर पड़ती है, वह शिकार बन जाता है। और इस कहानी में माया वही बदकिस्मत इंसान है जो पहले पार्ट में किसी तरह जिंदा बच जाती है और तभी उसे एक नर्स जगाती है और वह खुद को एक अस्पताल के कमरे में पाती है। माया बहुत घबराई हुई थी और अपने बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है। डॉक्टर बताते हैं कि उसने बहुत ज्यादा खून खो दिया था और उसे बचाया नहीं जा
सका, उसकी मौत हो चुकी है। यह सुनकर माया पूरी तरह टूट जाती है और बिस्तर के पास गिर जाती है। भले ही फिल्म में ज्यादा रोना नहीं दिखाया गया हो, लेकिन फिर भी गहरे डर और निराशा का एहसास साफ महसूस होता है। माया स्थानीय पुलिस चीफ लॉट और ऑफिसर वॉल को उस रात के भयानक अनुभव के बारे में बताती है। वह कहती है कि हत्यारे 3 लोग थे, अलग अलग मास्क पहने हुए, एक बिना चेहरे वाला, एक गुड़िया जैसा चेहरा और एक ब्लश गर्ल, और वे बिना किसी वजह के लोगों को मारते हैं। तभी माया को याद आता है कि वो तीनों लोग दरवाजा खटखटाते थे और किसी तमाड़ा को ढूंढने का बहाना करते थे। पुलिस चीफ माया को भरोसा दिलाता है कि वह हत्यारे को पकड़ लेगा और अस्पताल से चला जाता है। उसी रात पुलिस चीफ और ऑफिसर एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं और वह उस रात की हत्या के बारे में वेट्रेस से पूछता है। वॉल बताता है कि महिला अभी जिंदा है और अस्पताल में होश में आ चुकी है। यह सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। कुछ पल के लिए रेस्टोरेंट में सन्नाटा छा जाता है और चॉकलेट केक खा रही एक लड़की सबका ध्यान खींच लेती है। उधर माया अकेले बिस्तर पर लेटी होती है और उसे अपने बॉयफ्रेंड की यादें आने लगती हैं। मरने से पहले दोनों ने पियानो पर एक गाना बजाया था जो असल में एक विदाई थी। तभी नर्स कमरे में आती है और दवा लेने के बाद माया नर्स से पूछती है कि तमाड़ा कौन है और उसका नाम सुनते ही लोग क्यों घबरा जाते हैं। नर्स कहती है कि वह तमाड़ा को नहीं जानती, सिर्फ उसकी डरावनी कहानी सुनी है, लेकिन असलियत नहीं जानती, और माया से ज्यादा न सोचने को कहती है। इसके बाद नर्स सिगरेट और फोन लेकर फोन रूम में जाती है। बाहर बारिश लगातार गिर रही होती है, जैसे किसी अनकहे रहस्य को छिपा रही हो। स्क्रीन बदलते ही अजीब दृश्य दिखता है। फोन रूम के शीशे पर खून लगा होता है और नर्स गायब होती है। उसी समय सोई हुई माया एक डरावने सपने से जाग जाती है और बिना सोचे समझे फोन करती है। अगले ही पल फोन बजता है और दूसरी तरफ से तमाड़ा के बारे में पूछा जाता है। माया तुरंत फोन काट देती है, लेकिन अगले ही पल दरवाजे के बाहर मदद की आवाज आती है, कुल्हाड़ी के साथ, और माया समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। शायद हत्यारे ने उसे फिर ढूंढ लिया है। जिंदा रहने के लिए वह दर्द सहते हुए वार्ड से बाहर निकलती है और कॉरिडोर में पहुंचती है। अस्पताल सुनसान हो चुका होता है, स्टाफ गायब होता है। वह एग्जिट की ओर दौड़ती है, लेकिन दरवाजा बंद होता है और अचानक अंधेरा छा जाता है। इमरजेंसी लाइट हल्की लाल रोशनी देती है। वह पुलिस को कॉल करना चाहती है, लेकिन अलार्म बज उठता है और फोन में सिग्नल नहीं होता। तभी बिना चेहरे वाला आदमी कुल्हाड़ी लेकर सामने आ जाता है। माया छिप जाती है। किसी तरह वह मशीन रूम में छिपने में कामयाब हो जाती है। मुंह बंद करके सांस रोक लेती है, लेकिन ज्यादा डर की वजह से कांपने लगती है और आवाज निकल जाती है। दुश्मन का ध्यान भटकाने के लिए वह मशीन का इस्तेमाल करती है और किसी तरह बच निकलती है। वह भागती हुई लाशों और अलमारियों के बीच छिपती है और तभी एक नर्स आ जाता है और हत्यारा उससे उलझ जाता है और वह नर्स को मार देता है, जिससे माया को भागने का मौका मिल जाता है और वह अस्पताल से बाहर निकल जाती है। लेकिन दुर्भाग्य से वह उसी दिशा में भागती है जहां हत्यारा मौजूद होता है। भागते भागते वह एक फार्म तक पहुंचती है और उसे वहां एक गाड़ी मिलती है, लेकिन चाबी नहीं मिलती। वह चाबी ढूंढने जाती है। तभी फार्म का मालिक बंदूक लेकर पीछे से आ जाता है और उसे चोर समझ लेता है। माया हाथ उठाकर पुलिस बुलाने की गुहार लगाती है, लेकिन वह कहता है कि पुलिस कुछ नहीं करेगी। तभी ब्लश गर्ल सामने आती है और कार मालिक को मार देती है और बंदूक नीचे गिर जाती है, लेकिन जमीन पर पड़ी पिस्टल में गोलियां नहीं होती और बिना चेहरे वाला आदमी भी आ जाता है। माया किसी तरह भागती है, लेकिन तीनों हत्यारे उसे घेर लेते हैं। वह बाथरूम में बंद हो जाती है, लेकिन हमला नहीं रुकता। चीख पुकार के बीच वह खिड़की से कूदकर भागती है और तेज बारिश में जंगल की ओर जाती है। तभी दूर से आती एक गाड़ी की लाइट दिखती है। वह मदद के लिए रुकती है और यहाँ पता चलता है कि गाड़ी अस्पताल की नर्स चला रही है। अंदर बैठते ही नर्स दरवाजा लॉक कर देती है, जिससे माया और डर जाती है। नर्स उसे भरोसा दिलाती है कि उसे कोई नुकसान नहीं होगा। धीरे धीरे माया शांत होती है, लेकिन फिर भी हर किसी से सतर्क रहती है। रास्ते में 2 आदमी और गाड़ी में बैठते हैं, जिन्हें नर्स अपने रूममेट बताती है। माया पीछे बीच में फंसी होती है और उसे सब कुछ अजीब लगता है। उसे लगता है कि यही 3 नकाबपोश हत्यारे हैं। डर और तनाव में उसे भ्रम होने लगता है। आखिरकार वह जंगल में भागकर छिप जाती है और गाड़ी वाले लोग खोजने के बाद चले जाते हैं। माया पानी पीकर खुद को संभालती है, घाव बांधती है। सुबह होने पर तीनों नकाबपोश जंगल में उसकी तलाश करते हैं और खून से सना बैंडेज पाते हैं। पैरों के निशानों का पीछा करते हुए वे एक बेसमेंट में पहुंचते हैं। उसी समय माया ने आग जलाया। वह इतनी घबरा गई कि चारों ओर देखने लगी और उसे लगा कि नकाबपोश उसे ढूंढ चुके हैं, इसलिए वह भागकर एक छोड़ी हुई कार में छिप गई। असल में उस गाड़ी में एक जंगली सुअर निकला और माया पूरी ताकत से भागने लगी। उस जंगली सुअर ने उसकी गर्दन पर वार किया और फिर उसकी टांग को काट लिया। माया ने आग से उस पर वार किया और फिर चाकू उठाकर सीधे उसके दिल में घुसा दिया। यह सब खत्म करने के बाद माया घायल टांग को घसीटते हुए जंगल में आगे बढ़ी और उस लकड़ी के घर में वापस पहुंची जहां पहले पार्ट में हत्या हुई थी। वहां पहले से ही पुलिस ने घेरा डाल रखा था और दरवाजा सील था। माया किसी तरह घर के अंदर गई और अतीत में हुई हत्या का दृश्य फिर से उसके दिमाग पर हमला करने लगा, लेकिन उसे यादों के दर्द में डूबने
का समय नहीं था। उसे अपनी ताकत जुटानी थी और हथियार ढूंढने थे। वह किचन में चाकू ढूंढने लगी और फिर सूटकेस लेकर निकलने की तैयारी कर रही थी। तभी बाहर से आवाज आई। माया ने हिम्मत जुटाकर उस पर हमला किया, लेकिन वह दूसरा आदमी सामने आया जिसने अपनी पहचान बताई और कहा कि उसका नाम बिली है और उसे मामले की जांच के लिए सिविल पुलिस ने भेजा। माया ने अपना शक कम किया और बिली से उसे कार में ले जाने को कहा, लेकिन जैसे ही वह कार में बैठी हादसा फिर हो गया। बिना चेहरे वाला और लाल चेहरे वाला एक साथ दिखाई दिए। माया तुरंत कार से उतरी और पूरी ताकत से भागी, लेकिन थोड़ी ही देर में कार पर धनुष और तीर से हमला हुआ और गाड़ी रुक गई। बगल में एक छोटा सा घर था। माया तुरंत कार से उतरी और मदद मांगने गई। दरवाजा खोलने वाला शख्स वही था जो पहले नर्स का रूममेट था। जब माया दोबारा होश में आई तो उसने पाया कि उसके शरीर के सारे घावों को साफ कर दिया गया है। उसने राहत की सांस ली और लॉबी में पहुंची जहां नर्स और बाकी लोग थे। नर्स को भी अस्पताल से माया के फोन की वजह से यहाँ लाया गया था, लेकिन माया अब भी उन 4 अजनबियों से सतर्क थी, खासकर इस सुनसान जगह पर जहां कोई भी परछाई छिपी हो सकती थी। कमरे में लौटकर माया ने अपनी बहन को संदेश भेजने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। तभी दरवाजे के बाहर आवाज आई और फार्म में अफरा तफरी मच गई। सौभाग्य से माया ने समय रहते नकाबपोश पर चाकू से वार किया और फिर टॉयलेट में छिपकर दरवाजा बंद कर लिया और खिड़की से भागने की कोशिश की, लेकिन सामने लगी लोहे की सलाखों ने उसे निराश कर दिया। धीरे धीरे बाहर की आवाजें बंद हो गईं और माया ने हिम्मत करके दरवाजा खोला और लिविंग रूम में आई, लेकिन जो उसने देखा वह और भी डरावना था। नर्स और बाकी लोग कुर्सियों से बंधे हुए थे और उनकी गर्दन काटकर हत्या कर दी गई थी। उसी समय सड़क किनारे एक एम्बुलेंस आकर रुकी, जिसे देखकर माया को उम्मीद की किरण दिखाई दी। वह तुरंत एम्बुलेंस में घुसी, लेकिन हैरानी से देखा कि ड्राइवर की सीट पर लाल चेहरे वाली लड़की बैठी थी। कई बार मौत के करीब पहुंचने के बाद माया अब बदल चुकी थी। वह अब डरती नहीं थी, बल्कि हिम्मत, समझदारी और शांति से काम लेते हुए लाल बालों वाली लड़की को मार देती है। तभी बिना सिर वाला अचानक दिखाई देता है और खिड़की तोड़ने की कोशिश करता है। माया तुरंत दरवाजा खोलकर बाहर भागती है, लेकिन रास्ते में लाल बालों वाली लड़की पूरी तरह मरी नहीं होती। वह उठकर माया की गर्दन पकड़ लेती है। संघर्ष के दौरान गाड़ी का संतुलन बिगड़ जाता है और वह टकराकर पलट जाती है। अंत में माया धीरे धीरे गाड़ी से बाहर निकलती है और लाल बालों वाली लड़की जमीन पर पड़ी रहती है, बिल्कुल हिलती नहीं। माया धीरे धीरे आगे बढ़ती है और उसका मास्क उतारने ही वाली होती है कि दूर से गाड़ी की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वह जंगल में छिप जाती है। इसके बाद बिना सिर वाला और बिना चेहरे वाला लाल बालों वाली लड़की के पास रुकता है और जब वह उसका मास्क उतारता है तो तब हमें पता चलता है कि यह वही लड़की थी जो रेस्टोरेंट में पुलिस अफसर की बातचीत को ध्यान से सुन रही थी। दरअसल उसे पता चल गया था कि माया अभी जिंदा है और यही जानकारी एक खतरनाक बन गई। पिका बहुत दुखी होता है और लड़की को अपनी बाहों में भर लेता है। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है बचपन की ओर, जब लाल बालों वाली लड़की उससे प्यार करती थी, लेकिन वह अक्सर तुम्हारा नाम की लड़की के साथ खेलता रहता था। लाल बालों वाली लड़की की आंखों में खूंखार भाव आ जाते हैं, जैसे कोई घंटी बज उठी हो। तुम्हारा के साथ आखिरी बार दरवाजा खटखटाने का खेल खेलने की योजना बनती है, लेकिन जब दरवाजा खुलता है तो सामने लाल बालों वाली लड़की खड़ी होती है। क्या तुम्हारा यहाँ है? और वह तुम्हारा को मार देती है, लेकिन यह सब बिना सिर वाले आदमी ने देख लिया होता है। वह शांति से तुम्हारा की लाश के पास बैठ जाती है, मुस्कुराते हुए उसके हाथों को कसकर पकड़ लेता है। इस तरह अपनी विकृत इच्छाओं को पूरा करने के लिए मुस्कुराते चेहरों के साथ एक हत्यारा जोड़ा जन्म लेता है और वे हत्या के एक अलग ही तरीके पर चल पड़ते हैं। और माया का फिर से बच निकलना बिना सिर वाले आदमी को पूरी तरह पागल बना देता है। वह उसे टुकड़ों में तोड़ देना चाहता है। आगे क्या होगा, आइए तीसरे चरण का इंतजार करते हैं। पता नहीं यही अंत